गुड मॉर्निंग एवरीवन। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, कल जहां तक हम लोग किए थे हिस्ट्री में, उसी का कंटिन्यूएशन का क्लास है आज और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 30 सेकेंड रुकते हैं और भी अपने दोस्त जो ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद मैं क्लास को शुरू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इन तमाम बातों को शुरू करते हैं जस्ट कुछ सेकंड्स में। देखते हैं अपने और कुछ दोस्त जो जुड़ रहे हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लासेस को देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, आपको तमाम मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों याद रखें, यह आपका चैनल है जहां हर कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्री। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जितना ज्यादा आप बताएं अपने दोस्तों को, दैट्स द थिंग दैट हम लोग आपसे चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्त हमारे जुड़ गए होंगे। देखिए, आज की पहली टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हमसे इसमें क्या सवाल पूछ सकता है? देखिए दोस्तों, एक ही दो सवाल बनते हैं। पहले कि भाई इस सिद्धांत की शुरुआत किसने की या किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे आप नाम देख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने इस सिद्धांत को शुरू किया। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये सिद्धांत है क्या। तो याद रखना है सिंपल शब्दों में कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसके बाद उसको कोई बायोलॉजिकल मतलब अपना बच्चा सन या डॉटर नहीं है, तो अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त उसके सत्ता को ले सकती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी रह जाएगा राजा के पास, लेकिन राजा का जो रजवाड़ा है, जो उसका प्रिंसली स्टेट है, वो ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर जाता था। तो जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर राजा मर गया है, यू कैन सी डाइड विदाउट अ डायरेक्ट आया, देन ये जो कंपनी, ये जो आपका स्टेट है, रजवाड़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एनेक्स कर लिया जाएगा। ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मिला लेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और चीज था, एक और सिद्धांत था, और मैं यहां पे 2 स्लाइड के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है झांसी का। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से जुड़ती हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनके स्टेट, जो झांसी उनका स्टेट है, उसको एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंडर दिस पॉलिसी। तो मैं 2 स्लाइड के बाद ये दिखाता हूं कि कौन कौन स्टेट इसमें एनेक्स हो गए। यहां पे एक और चीज थी दोस्तों कि एक और नियम बनाया गया। नियम ये था कि अगर कोई रजवाड़ा, कोई स्टेट इतना बेकार ढंग से रूल किया जा रहा है या उसका राजा इतना इनकॉम्पिटेंट रूलर है, तो उस स्टेट को भी ये लोग अपने साथ मिला सकते थे। मतलब अगर बहुत खराब तरीके से रूल किया जा रहा है, अब ये आपके मन में शंका या सवाल आ सकता है कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई पर्टिकुलर स्टेट को अच्छे ढंग से रूल किया जा रहा है या नहीं। तो ये डिसीजन लेने का पावर रहता था ब्रिटिश के पास ही। तो बेसिकली वही डिसाइड करेंगे कि कोई अच्छे ढंग से रूल कर रहा है या नहीं। दोस्तों इस नियम को लाया गया इसलिए था क्योंकि उस वक्त अवध के जो आपके राजा थे, वाजिद अली शाह, उनके पास बहुत सारे उनके बच्चे थे। तो उन पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो पिछला कानून हमने देखा, वो लागू नहीं हो पा रहा था और अवध को कब्जा में लेने के लिए यह तरीका अपनाया गया। तो आप देख सकते हैं किस स्टेट को इस माल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को लगाकर अपने साथ मिला लिया गया, अवध। और जैसे मैंने कहा, कौन डिसाइड करेगा? तो ये ब्रिटिश डिसाइड करेंगे। देखिए सवाल कैसे आ सकते हैं। सवाल हमसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई किस स्टेट को, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। किस स्टेट को बेसिकली यहां पर पावर, किस पावर के तहत एनेक्स कर लिया गया, मिस गवर्नेंस के तहत किसको एनेक्स किया गया। तो आप देख सकते हैं आंसर यहां पे ए है, अवध। तो दोस्तों यही हमसे इसी तरीके से सवाल पूछेगा। जैसे मैंने 2 स्लाइड पहले ही आपको कहा कि आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई कौन कौन सा स्टेट आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ले लिया गया। तो मैंने एक एग्जांपल आपको झांसी का दिया था। आप देखिए और भी कुछ एग्जांपल हैं जिसमें
ये 3 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है झांसी के अलावा। एक है सतारा। अगर आप कल के क्लास को याद रख रहे होंगे तो कल हमने देखा था कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का रिजल्ट एक ये था कि सतारा नाम का एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया गया। सतारा नाम के इस नए स्टेट को क्रिएट किया गया, कहा गया कि शिवाजी महाराज के जो ओरिजिनल वंशज हैं वो यहां पर रूल करेंगे। तो सतारा को ले लिया गया, जैतपुर ले लिया गया, संबलपुर ले लिया गया, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसे मैंने पहली कहा, रानी लक्ष्मीबाई यहीं से आती हैं, तांजोर, एरकोट हो गया आपका कर्नाटक का कैपिटल। तो ये तमाम जो इलाके हैं ये ले लिए गए इस वक्त इनके द्वारा। यहीं पे दोस्तों एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक महिला की भी बात कर ली जाए जिनका नाम है रानी चेन्नम्मा। देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात हमने अभी कही, ये एक सिद्धांत के तौर पे, एक रूल के तौर पर सबसे ज्यादा तरीके से सबसे ज्यादा बार अपनाया गया डलहौजी के समय, लेकिन कभी कभी एज एन एक्सेप्शन उनके पहले भी इस नियम को अपनाया गया था। और उसी का एक एग्जाम्पल था रानी चेन्नम्मा का स्टेट। ये आती किस राज्य से है, ये हमसे अगर पूछ दे एग्जाम में तो याद रखिए किट्टूर रेबेलियन की ये नायिका हैं, ये नायक हैं। किट्टूर रेबेलियन में इन्होंने ही इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे रेबेलियन को दोस्तों लीड किया था। तो यहां पे याद रखिए कि आप जैसे देख सकते हैं यहां पर पहली महिला जिन्होंने आर्म्ड रिबेलियन शुरू किया, किसके अगेंस्ट? जाहिर सी बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये कौन है, ये रानी है किट्टूर की। और जैसे मैंने कहा किट्टूर रिबेलियन में ये कंपनी के खिलाफ लड़ रही हैं। तो हमसे सवाल क्या पूछ सकता है कि किट्टूर रिबेलियन में इनमें से कौन सी महिला इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी? और रानी चेन्नम्मा का नाम दे दे और 2-3 अलग अलग नाम दे दे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि ये भी आपसे इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वही बात है कि इनके प्रिंसली स्टेट को 1824 में ही ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाकर अपने साथ मिला लिया गया था। तो दोस्तों ये जो जितनी भी बातें थी ये हमारी बातें थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जुड़ी हुई। एक और सवाल मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये मैं कल जैसे मैं पढ़ा रहा था और मैंने आज इसका एक सवाल लिया है कि देखता हूं आप लोग कितना रिवीजन कर रखे हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian prince with a view to acquire territories? इन चारों में से निम्नांकित लोगों में से कौन सा पहला वैसा व्यक्ति है जो भारतीय लड़ाइयों के बीच में उसमें इंटरफेयर करके एक्वायर करना शुरू करता है टेरिटरीज को? और दोस्तों हमने इसमें आंसर देखा था कल ही या परसों जब भी हम लोग लास्ट क्लास बात कर रहे थे। डुप्लिक्स कौन थे दोस्तों? फ्रांस का गवर्नर जनरल था, जिसके बारे में हमने बात किया कि यही वो व्यक्ति है जो कि थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर और बहुत हद तक फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, इन तीनों वॉर्स का जिम्मेदार था। क्योंकि इसने फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर के वक्त मैंने बताया क्लाइव और डुप्लिक्स की लड़ाई, सेकेंड वॉर में भी ये था, थर्ड के पहले तो इसको वापस बुला लिया गया था। तो पहली बार पॉलिसी के तहत भारतीयों के झगड़ों में घुसकर इंटरफेयर करने का काम अगर किसी ने किया तो इस व्यक्ति ने किया। तो जवाब आपका है डुप्लिक्स। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था जो कल का बचा हुआ था, जिसको अभी हमने कंप्लीट किया है। अब आइए आज के पहले टॉपिक पे, 1857 की क्रांति। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि 1857 वह साल है जिसने हर कुछ बदल दिया है। अ ईयर दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। हर कुछ यहां पे बदल गया है। जब भारत जो 1857 के पहले था और भारत जो 1857 के बाद है, इसमें अब जमीन आसमान का अंतर आ गया है। क्या अंतर आया, क्यों ये अंतर आया, क्या कारण थे इस रिवोल्ट के, कौन कौन नायक थे इस रिवोल्ट के, दोस्तों यही कुछ चीजें हमें इस एग्जाम के लिए पढ़नी है। सबसे पहली बात, मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप इसके जवाब को लिखें। हमसे ऐसा एक सवाल पूछ सकता है, सवाल क्या पूछ सकता है कि जस्ट अ सेकेंड, सवाल पूछ सकता है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। हमसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति, जिसको सिपॉय म्यूटिनी भी आप कहते हैं, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग, लिटन। तो दोस्तों ये आप
लिखे अपने आंसर्स में, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा। देखिए यहां पर अभी तक हमने कई बार बात की है डलहौजी की, लेकिन क्रांति के ठीक एक साल पहले, मतलब 57 में 1857 रिवोल्ट हुआ, या जिसे आप क्रांति कह रहे हैं, और उसके ठीक एक साल पहले 1856 में डलहौजी को वापस बुला लिया गया था दोस्तों। 1857 के रिवोल्ट के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखें, यहीं पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, लॉर्ड कैनिंग ही भारत के फर्स्ट वाइसरॉय भी हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ना सिर्फ ये गवर्नर जनरल थे, और मैं ये आगे बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के बाद नियमों में कुछ फेरबदल हुआ, कुछ कानून बदले गए, और उसके तहत गवर्नर जनरल ही वाइसरॉय भी कहलाने लगा। तो याद रखें, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे। डलहौजी उनके ठीक पहले थे, और डलहौजी 1857 की क्रांति के वक्त भारत में नहीं थे। दोस्तों पहला पार्ट 1857 की क्रांति का है कि इस क्रांति के इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने पहले कहा, हम कारण देखेंगे, रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ, और रिवोल्ट के बाद के कुछ चीजों को हम देखेंगे। तो जैसे कारण, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, बिगिनिंग एंड स्प्रेड, कहां से शुरू हुआ, कैसे फैला, और कौन कौन लीडर्स थे, कहां पर कौन कौन सेंटर्स थे, और तीसरी चीज इस रिवोल्ट का कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कारण क्या नियमों में या ओवरऑल क्या फेरबदल हुए, इन तमाम चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है। तो अगर देखें दोस्तों, पहला चीज कारण। देखिए दोस्तों, कई लोग कह सकते हैं, और सबों का अपना अपना होगा, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे इकोनॉमिक, वित्तीय कारण हो सकते हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, सोशियो रिलीजियस, जिसको कहेंगे ना धार्मिक या आपकी सोसाइटी से जुड़े हुए जो कारण होंगे, कुछ इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, कुछ बाहर में जो इवेंट्स हुए होंगे उस वक्त देश में या देश के बाहर वो, और आखिर में सैन्य कारण या मिलिट्री कॉजेज। सो बेसिकली हम लोगों को अगले कुछ स्लाइड में एक एक करके इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां होगा इमीडिएट, मतलब एकदम तुरंत का कारण क्या था। तो हम लोग अगले 7 स्लाइड में दोस्तों ये चीजें देखेंगे। आइए सबसे पहले कारण इकोनॉमिक से शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारतीय लोगों ने 1857 की क्रांति क्यों की, इसके वित्तीय कारण में एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उस वक्त बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था। टैक्सेशन आप समझ सकते हैं, जो कर लिया जा रहा था वो बहुत ज्यादा था, तो लोग नाखुश थे। इसके अलावा दोस्तों समझिए इस बात को कि उस वक्त जो भारत की स्थिति थी उसमें 90% से ज्यादा लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन कि इट वुड बी द फार्मर्स हु वुड हैव बीन पेइंग दीज टैक्सेस। ये किसान होंगे जो ये टैक्सेस पे कर रहे थे। और खूबी ये थी दोस्तों कि इस वक्त किसानों की स्थिति भारत में बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी। खासकर एक प्रथा आई थी जिसको मैं आगे बताऊंगा आगे के क्लासेस में दोस्तों, जिसको है जमींदारी सिस्टम हम कहते हैं। दोस्तों इस प्रथा में एक शॉर्टकट में अभी समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ये है और फार्मर यहां है, तो इन दोनों के बीच में एक नया एजेंट आ गया जिसको हम कहते हैं जमींदार। तो जमींदार का काम क्या है, वो फार्मर से कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, मतलब टैक्स, कर, और वो देगा गवर्नमेंट को। कई बार क्या होता था दोस्तों कि गवर्नमेंट बोल रही है, मान लीजिए कि मेरे को 10 केजी अनाज दे देना, जमींदार 20 केजी ले रहा है फार्मर से, 10 दे देगा गवर्नमेंट को, 10 रख लेगा खुद को। तो इस पूरे सिस्टम के कारण क्या हो रहा था, यहां पर भारत में किसानों की स्थिति लगातार खराब होते जा रही थी। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा के तौर पे दोस्तों अभी हमारे देश में खत्म हो गई, आजादी के बाद जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। तो ये उस वक्त जो आया, इस कारण से जो किसानों की स्थिति लगातार खराब होते गई। तीसरा कारण अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो क्या हुआ कि जो हमारा मिडिल क्लास उस वक्त का था, जो हमारा अपर क्लास उस वक्त का था, उसे भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। कैसे नुकसान पहुंचा इसको आप समझिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं अवध का, वाजिद अली शाह का। अवध के राजा थे वाजिद अली शाह। जब तक राजा थे तो राजा में बहुत सारे
पोस्ट क्रिएट कर रखे होंगे अलग अलग चीजों के लिए। भाई ये कौन है तो ये मेरा जूता देखेगा, ये कौन है तो भाई ये मेरा कपड़ा देखेगा, ये कौन है भाई तो ये मेरा घोड़ों का अस्तबल संभालेगा। अलग अलग पोस्ट क्रिएट कर रखे थे। राजा को जब हटा दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और माल का एडमिनिस्ट्रेशन वाले रूल के तहत, तो दोस्तों क्या हुआ, ये सारे पोस्ट भी खत्म होने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी ऊपर के वेल पेड हाई पोस्ट थे वे सारे खत्म हो गए। अब देखिए दोस्तों, अगर ऊपर के पोस्ट खत्म हो गए तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये लोग नाखुश होंगे, क्योंकि इनको जो पैसा, इनको जो सैलरी मिल रहा है वो बंद हो गया। साथ में ये भी समझिए, मान लीजिए ये तो ऊपर वाले पोस्ट वाले लोग थे, मान लीजिए मैं एक बुनकर हूं, जुलाहा हूं, वीवर, और मैंने एक बड़ी बेहतरीन साड़ी बनाई थी राजा का जो मान लीजिए ये सिपह सलार था उसकी वाइफ के लिए। लेकिन अब उसकी वाइफ को जब साड़ी बेचने जा रहा हूं तो वाइफ बोल रही है कि भाई नहीं, मेरा हस्बैंड तो पैसा कमा नहीं रहा है, तो भाई मेरे को साड़ी नहीं खरीदनी। तो चूंकि ये लोग नहीं रहे तो इस कारण से क्या हो गया दोस्तों कि ये जो क्राफ्ट्समैन थे, मेरे जैसे जुलाहे थे, वे भी बर्बाद हो गए। बर्बादी का एक कारण तो है कि ऊपर वाले पोस्ट वाले लोग नहीं रहे, और दूसरा कारण आप आगे वाले क्लास में समझेंगे कि अब क्या है कि ब्रिटेन अपने यहां से जो कपड़ा बन के आ रहा है या कोई भी सामान बन के आ रहा है उसको भारत में ला रहा है कंटिन्यूअसली। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे यहां जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी स्थिति और खराब होते जा रही है, और ये लोग भी इस रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों इकोनॉमिक, जिसको हमको समझ के रखना चाहिए। अगला, अगर आप पॉलिटिकल कॉजेस की बात करें तो दोस्तों इसमें अधिकांश हमने पहले से बात कर रखी है, तो मैं ये नहीं बात करूंगा, क्योंकि कल ही हमने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा, हमने देखा किस तरह कुछ स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस शामिल करना पड़ा या साइन करना पड़ा। आज सवेरे हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा, तो ये भी हम देख चुके हैं। और हमने पहले ही कल जैसे पहले पढ़ा है मैसूर, जैसे टीपू सुल्तान के एरियाज को किस तरीके से अंग्रेजों ने कैप्चर किया। तो दोस्तों इन तीनों चीजों के कारण, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और डायरेक्ट एनेक्सेशन के कारण, कई सारे राजा जो थे वो बड़े नाखुश थे, दे वर वेरी वेरी अनहैप्पी, और ये लोग यहां पर शामिल हो जाते हैं इस लड़ाई में। इसके अलावा दोस्तों आप एक कारण देखिए जो कि बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट से ही जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहां लिखा हुआ है पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए दोस्तों, अंग्रेज कपड़ा बनवा रहे हैं या अंग्रेज कोई भी सामान बनवा रहे हैं और उसको भारत लाते जा रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं लाते थे तो भारत में ये सब कैसे चलता था? भारत में ये सब भारत के द्वारा, भारत में बने हुए सामान के द्वारा ये काम चलता था। और अधिकांश ये जो सामान जहां बनते थे, जिनको हम लोग कहते थे कारखाना, कारखाना मतलब आज के फैक्ट्री या इंडस्ट्री का इक्विवेलेंट उस दौर में, तो ये उस दौर में ये राजा जो होगा आपका या बड़े लोग ही इनको संभाला करते थे या उनके अंडर में आता था। चूंकि अब अंग्रेज अपने गुड्स को ला रहे हैं तो इन राजाओं का भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है दोस्त, वो भी इफेक्ट हो गया, उसको भी इससे चोट पहुंचती है। तो ये भी एक कारण हो गया इन विद्रोह का। तीसरा कारण दोस्तों मिलिट्री कॉजेस। देखिए दोस्तों, मिलिट्री कॉजेस में जो पहला कारण है वो है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। हिंदुओं में उस दौर में यह मान्यता थी कि द मोमेंट यू क्रॉस द सी, जैसे ही आप समुद्र क्रॉस करते हैं आप अपने धर्म को लूज कर जाते हैं, और इसलिए हिंदू सैनिक यूजुअली सी क्रॉस नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज उनको कई जगह वॉर्स में, लड़ाइयों में ले जाते थे और उनको इन लड़ाइयों में वो सी के थ्रू, शिप्स के थ्रू ले जाया करते थे। और इस कारण से भी क्या हुआ दोस्तों कि कई सारे हमारे जो हिंदू सैनिक थे ये खासकर काफी नाखुश हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक और आप देखिए कि हमेशा क्या है कि अगर मान लीजिए दोस्त एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट है मेजर, तो क्या होगा कि उस सेम पोस्ट पे भारतीय सैनिक को जो सैलरी मिलेगी और जो अंग्रेज सैनिक को सैलरी मिलेगी वो डिफरेंस था, वो डिफरेंट होता था। मतलब अगर हम लोग दो, मतलब एक अंग्रेज और एक भारतीय है, तो अंग्रेज को जो सैलरी है वो ज्यादा है, भारतीय की सैलरी कम है। और यूजुअली भी ऐसा होता था कि भारतीय जो सैनिक थे वो एक अलग, एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते हैं। मतलब यूजुअली भारतीय सैनिक मैक्सिमम जो जाते थे उस वक्त वो होता था सूबेदार का पोस्ट। इसके ऊपर भारतीय सैनिकों को अफसर नहीं बनने का मौका दिया जाता था। तो यह भी एक विद्रोह का कारण बना। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड है भत्ता। आप लोग सब समझते हो भत्ता का मतलब होता है अलाउंस। अलाउंस क्या है? उस दौर में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के अलाउंस बंद कर दिए।
तो अब समझिए क्यों पहले अलाउंस मिलता था। पहले अलाउंस ये मिलता था कि अगर आप किसी विदेशी जमीन पर अंग्रेजों के लिए लड़ने गए हैं तो आपको अलाउंस मिलता था, लेकिन अब अंग्रेजों ने अलाउंस देना बंद कर दिया है। जैसे पहले जाते थे हम पंजाब लड़ने तो हमको अलाउंस मिलता था, अब अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि पंजाब चूंकि भारत मतलब ब्रिटिश इंडिया का साथ हो गया है या उसके साथ मिल गया है तो आपको अब अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेकर भी, इस भत्ता को नहीं पे करने के कारण भी कई सारे भारतीय सैनिक अभी नाखुश हो गए। मैंने पहले ही दोस्तों ये कहा है कि हम लोगों को ऊपर का पोस्ट नहीं मिलता था क्योंकि उनके हिसाब से भारतीय सैनिक जो थे वे इंफीरियर थे। मतलब एक भारतीय सैनिक की तुलना कभी भी एक अंग्रेज सैनिक से नहीं हो सकती थी। अंग्रेज सैनिक हमेशा भारतीय सैनिक की तुलना में बेहतर था। और आखिर में दोस्तों आप देख सकते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी क्राइसिस में है। क्या है? धर्म जो है वो क्राइसिस में है, धर्म संकट में है दोस्तों। कैसे संकट में है? आप अगर मुसलमान सैनिक हैं दाढ़ी मत बढ़ाइए, आप अगर हिंदू सैनिक हैं भभूत नहीं लगाइए, आप अगर मान लीजिए सिख सैनिक हैं आप पगड़ी मत पहनिए, टर्बन नहीं पहनिए। तो इन तमाम कारणों से भारतीय सैनिकों को यह लग रहा था कि भाई हमारे धर्म को ये लोग खतरे में ला रहे हैं। और ये हमेशा से दिख रहा था कि ये लोग धीरे धीरे कंटिन्यूअसली चाह क्या रहे हैं कि वो हमको क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाएं, क्योंकि ये सब चीजें दिख रही थी। और ये सारे कारण मिलिट्री कारण बन जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ मिलिट्री कारण हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कहा प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। पहला और बहुत मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज दोस्तों जो है वो है करप्शन। करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, और भारतीय लोगों को हर जगह पर, चाहे पुलिस हो या जुडिशियरी हो या रेवेन्यू हो, जो भी नए चीजें ये ला रहे थे उन तमाम जगहों पे करप्शन का सामना करना पड़ रहा था। घूस खिला खिला कर आगे काम करवाना पड़ रहा था और इसलिए भारतीय बड़े नाखुश थे। मैंने एक और कारण दिया है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम। पहले क्या था? पंचायत हुआ करता था। लड़ाई किया मैंने अपने भाई से, मेरे भाई से मेरी तकरार हुई, पंचायत 5 प्रमुखों के सामने बैठकर हम लोगों की लड़ाई की, सुनवाई की गई। उसने बोला बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसे करो, छोटा भाई बड़े भाई को ऐसे करो, केस का निपटारा हो गया। लेकिन अब क्या है? अब जाइए मुफस्सिल टाउन में, बड़े टाउन में जाइए, वहां जज बैठेंगे, वहां लॉयर होगा। तो ये जो सिस्टम नया आ गया ये भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा था, तो ये भी एक दिक्कत का कारण बना। और ये मैंने पहले ही आपको पिछले मिलिट्री कॉजेज में भी बताया, सेम कॉजेज बाकी जगह भी थे। जैसे दोस्तों यहां एक कॉर्नवालिस, एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके हिसाब से एवरी हिंदुस्तानी इज अ करप्ट। उनके हिसाब से हर भारतीय एक करप्ट व्यक्ति है या करप्ट इंसान है। तो यहां पे इस बात को भी समझिए कि इस कारण से इन लोगों ने क्या किया कि भारतीयों को ऊंचे पदों से, हायर जो पोजीशंस थे उनसे इन्होंने अलग कर दिया। मतलब भारतीयों को ऊंचा पोजीशन नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी हो गए। आइए दोस्तों सोशियो रिलीजियस कॉजेज देख लें। देखिए दोस्तों सोशियो रिलीजियस कॉजेज में क्या है कि क्या हो जाता था कि सामाजिक और धार्मिक कारण। क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, एक एक्ट है जिसका नाम है लेक्स लॉकी एक्ट। देखिए दोस्तों मैं हिंदू हूं, उस जमाने में अगर मेरा बेटा धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, वो हिंदुज्म को छोड़कर मान लीजिए क्रिश्चियनिटी की ओर जाना चाहता है, तो उसको मेरे संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहेगा, मेरे प्रॉपर्टी पे मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन इस एक्ट के तहत, लेक्स लॉकी एक्ट के तहत ये जो रूल था इसको खत्म किया गया। देखिए रिलीजियस डिसेबिलिटीज को डिसेबल कर दिया गया। मतलब अगर कल के डेट में मेरा बेटा धर्म परिवर्तन करता भी है तो भी उसको मेरे संपत्ति पर पूरा अधिकार रहेगा। तो दोस्तों ये क्लियर कट दिख रहा था कि ये अंग्रेज ये कानून में फेरबदल इसलिए कर रहे हैं ताकि भारतीय जो क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाना चाहते हैं उस वक्त उनको ये धर्म अपनाने की सहूलियत दी जाए। तो ये एक और कारण था। इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उस वक्त, जो कट्टर हिंदू थे, वो भी बड़े दुखी थे, बड़े नाखुश थे। उनका मानना था कि भाई ये अंग्रेज हमारे
परंपराओं में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे रिलीजन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती के कानून को हटा दिया, खत्म कर दिया। मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे। तो सती के कानून को हटाने के कारण अंग्रेज से बड़े नाखुश हैं हमारे ये लोग, बहुत ज्यादा नाखुश चल रहे हैं। क्यों नाखुश चल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इनका मानना है कि भाई आपको क्या हक है, आपको क्या मतलब है जो आप मेरे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हो। तो भाई ये लोग भी दुखी हैं। और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों कि नियम के तहत अब जो है ये रिलीजियस स्कूल्स को भी टैक्सेशन कर रहे हैं। रिलीजियस स्कूल्स क्या हो गया दोस्तों? रिलीजियस स्कूल का मतलब हो गया कि मान लीजिए जैसे जहां पे हिंदू या मुस्लिम के जो स्कूल्स थे, जो आपके मान लीजिए मदरसा है या आपका जो मस्जिद है या मंदिर है, इन पे पहले कर नहीं लगता था, लेकिन अब इन रिलीजियस स्कूल्स पे भी कर लगाने की बात होने लगी, इन पे भी टैक्सेशन किया जाने लगा और इसको लेकर भी हमारे लोग जो हैं बड़े नाखुश थे। तो ये तमाम कारण हो गया दोस्तों सोशियो रिलीजियस। आखिरी दो जो बच गए दोस्तों, एक है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, बाहरी देशों में, बाहर में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पंजाब में हार तो गई भारतीय आर्मी, पंजाब की आर्मी जो है, सिख आर्मी हार जरूर गई, लेकिन मैंने कल भी कहा ना, बड़े ब्रेवरी से लड़ा, बड़े बहादुरी से लड़ा और आखिरी समय तक इन अंग्रेजों को उन्होंने नाको चने चबवा दिए। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, या आप एक और मैं एग्जांपल देता हूं, अफगान वॉर। दोस्तों आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान के लोग इस बात पे बड़े गर्व महसूस करते हैं कि आज तक कोई भी बाहरी उन पे राज नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने कोशिश की थी, हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अब यह समझिए कि अंग्रेज भारत पे जब रूल कर रहे थे तो अंग्रेज क्या कहते थे कि भाई हम इनविंसिबल हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, कोशिश भी कर लोगे नहीं हरा पाओगे। लेकिन दोस्तों इन अफगान वॉर के बाद या पंजाब वॉर के बाद हम लोगों को क्या खबर मिल रही है कि भाई ये अंग्रेज तो हमारे पड़ोसी से हार गए, अफगानिस्तान वाले लोगों से हार गए। अंग्रेज को किसी अंग्रेज ने, यूरोपियन ने नहीं हराया, बगल वाले पड़ोसी ने हरा दिया है। दोस्तों अगर पड़ोसी हरा सकता है तो हम क्यों नहीं। पंजाब की आर्मी ने इनको इतना कट्टर और इतना बेहतरीन टक्कर दिया है, अगर वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो दोस्तों ये जो आउटसाइड इवेंट्स है ना, ये देखिए, पहला अफगान वॉर हो या पंजाब वॉर हो, इसने बेसिकली इनके जो इनविंसिबिलिटी वाला जो इनका थ्योरी था कि भाई हम अजेय हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता, इनविंसिबल है, और खासकर तुम क्या हराओगे। अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि भाई तुम ब्राउन लोग, तुम ब्लैक लोग हमको कभी नहीं हरा सकते। यू पीपल, आप आगे देखेंगे, ये हमको मानते थे व्हाइट मैन का बर्डन, मतलब इन गोरे लोगों के हम बर्डन हुआ करते थे इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। इनके हिसाब से ये हमारी संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए आए थे, ये हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए आए थे। तो ये तमाम जो बातें हो रही थी दोस्तों, ये जो दो इवेंट्स हुए उससे ये बहुत हद तक टूट गया। आखिरी में दोस्तों इमीडिएट कॉज, एकदम जो तुरंत का तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों समझिए, तात्कालिक कारण यह था कि एक रूमर, अफवाह उड़ गई थी कि जो नया इनफील्ड राइफल आया है, उस नए इनफील्ड राइफल में जो आप पहले तो आप मुंह से इसको तोड़ते हैं, उसके कार्ट्रिज को, जो गोली का वो होता है कार्ट्रिज, और उसके बाद उससे गन पाउडर आप अपने गन में भरते हैं। अफवाह ये फैली कि ये जो कार्ट्रिज है, इस पे चमड़ी, जो गाय और सुअर के फैट को यूज करके ये कार्ट्रिजेस बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, गाय जो है, काऊ, वो सैक्रेड है हिंदुओं के लिए, और वहीं अगर आप सुअर की बात करें तो ये हराम है मुसलमानों के लिए। अब दो चीज, और इसने क्या किया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों को गुस्सा दिला दिया है कि भाई ये तो गलत है, हमारे धर्म के साथ खेला जा रहा है। और साथ में ये भी बहुत सारी अफवाहें उड़ी कि आटा में बोन पाउडर मिला दिया जा रहा है, हड्डियों का चूरन मिला दिया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम कई सारे अफवाह जो उड़े, तो दोस्तों इस कारण से क्या हुआ कि जो विद्रोह के लिए जो मसाला तैयार हो गया था, जो सब कुछ तैयार था, उसमें आग लगाने वाली जो बात थी वो इस अफवाह ने कर दी। रूमर, एलिज्ड कॉज, ये फैल गया है। और इस तरीके से दोस्तों इमीडिएट कॉज हमारे इस पूरे का यही था, जो मैंने आपको पहले कहा कि दोस्तों नया
राइफल आया है। इस राइफल में कहा गया कि ग्रीज कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज में ग्रीजिंग किया गया है। ग्रीजिंग किस चीज का किया गया है? जैसे आपको मैंने कहा काउ एंड पिग का फैट है, और इसके अलावा बोन डस्ट इन आटा, फ्लोर में आटा में ये मिलाया गया है। तो दोस्तों इन तमाम कारणों से, एक सेकेंड देंगे, दोस्तों इन तमाम कारणों से हमारे 1857 की क्रांति की नींव रखी गई है। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट हमारे चैप्टर का। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं विद्रोह कहां से, किसने, कहां पर, कौन, ये शुरुआत हो रही है। देखिए यहां पहला नाम आता है मंगल पांडे का। ये आप देखेंगे आगे दोस्तों, जो मैंने पहले कह दिया, हिंदू मुस्लिम सिपाही सब लोग अब नाखुश हैं। तो यहां पहला नाम है, आप ये देखिए, मंगल पांडे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को, जो कि ये 34 बैरकपुर इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, ये एक ब्राह्मण सिपाही थे। यहां पर बैरकपुर दोस्तों आज के डेट का बंगाल है, वेस्ट बंगाल। यहां पर इन्होंने विद्रोह के इस बिगुल को फूंक दिया। इन्होंने यहां पर विद्रोह शुरुआत कर दी। इन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, भाई हम क्यों इसको मतलब करें, हम मतलब इन्होंने जो ये ग्रीस कार्ट्रिज मिला था इसके खिलाफ विद्रोह किया। अपने हायर ऑफिसर्स पे गोली भी चलाई, बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें मार दिया गया, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों यहां से बिगुल फूंक गया है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो मेजर इवेंट होता है वो है मेरठ में। मेरठ में अराउंड 10 मई को यहां पर कुछ सैनिक, जो कि बख्त खान नाम के एक लीडर है, सैनिक थे यहां पे, उनके नेतृत्व में कुछ सैनिक यहां पर विद्रोह की क्रांति का बिगुल फूंक देते हैं, और ये सैनिक विद्रोह करके मेरठ से चले जाते हैं दिल्ली। देखिए दोस्तों, जो लोग हमारे दिल्ली साइड से दोस्त लोग जुड़ रहे होंगे, मेरठ दिल्ली, अगर आप नोएडा साइड से आप चलें तो शायद 2-2.5 घंटे में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। उस समय इस तरह का आपका ट्रांसपोर्ट नहीं, तो मान लीजिए 10 का 12 तारीख तक ये लोग दिल्ली पहुंच गए। अब 12 को दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो मुगल के बादशाह थे उस वक्त, बहादुर शाह जफर, उनको अपना मुखिया घोषित कर दिया, सिंबॉलिक हेड, कि भाई इस विद्रोह का चेहरा कौन होगा? चेहरा होंगे बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल राजा हैं दोस्तों। ये यहां पे विद्रोह को मतलब अगुवाई करेंगे। सिंबॉलिकली अगुवाई असली रहेगी दूसरे लोगों के हाथ में, जैसे बख्त खान है, नाना साहब है, इन नामों को मैं लूंगा, और ये लोग इनको सिंबॉलिक हेड बना के अब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस युद्ध की एक खास बात यह है, जो कि हमें नहीं पढ़ना, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, कि कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि भाई इस युद्ध को आप सिर्फ सिपाही म्यूटिनी के तौर पर मत देखिए। इस युद्ध को आप सिविलियंस का भी जो भूमिका है, जो आम नागरिक हैं, जिस तरीके से इस रिवोल्ट में जुड़ते हैं, इसको आप नहीं भूलिए, क्योंकि आम नागरिक बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पर इस युद्ध में, इस क्रांति में जुड़ते हैं, और इसलिए इसको एक होलिस्टिक रिवोल्ट के तौर पे, इसलिए कई लोग इसे फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और दोस्तों इस रिवोल्ट की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि यहां पर कंटिन्यूअसली आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी हर जगह दिखेगी। तो दोस्तों यहां से शुरुआत हुई। यहां पर एक चीज बता देता हूं, आजमगढ़ डिक्लेरेशन देखिए, या प्रोक्लेमेशन। देखिए दोस्तों, आजमगढ़ आज के उत्तर प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, और आजमगढ़ में प्रोक्लेमेशन क्या होता है? एक घोषणा। यहां पर एक तरह से जो होता है नहीं, जैसे आप चुनाव के पहले दोस्त देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो लाती है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लाती है कि भाई अगले 5 साल में हम ये करेंगे, वो सड़क बनवा देंगे, वो बिजली का पुल लगवा देंगे, दिस दैट। तो दोस्तों उसी तरह से आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आया। तो याद रखेंगे हमारे एग्जाम में क्या आएगा कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इनमें से किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए ये 1857 से जुड़ा हुआ है। और यहां प्रोक्लेमेशन में क्या कहा गया, कहां पे कहा गया? तो दूसरा कि ये दिल्ली गैजेट नाम के न्यूज़पेपर में निकला। बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के उस वक्त शहंशाह हैं, उनके नाम पर एक प्रोक्लेमेशन निकला इस न्यूज़पेपर में। तो याद करेंगे क्वेश्चन क्या आएगा, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो वो आप बताएंगे ये 1857 से जुड़ा हुआ है। किस पेपर में निकला? दिल्ली गैजेट में। और किसके नाम पे निकला? तो बहादुर शाह जफर के नाम पर। तो दोस्तों यहां पे बता क्या रहे हैं, मैनिफेस्टो में ऐसा है क्या? तो दोस्तों वही बात कि
हम अगर जीत गए 1857 के युद्ध को तो आगे चलकर हम आपके लिए क्या करेंगे। तो जैसे जमींदार को बोल रहे हैं कि आपकी जमींदारी हम गारंटी करेंगे, सोल्जर को कह रहे हैं कि भैया बढ़िया पेमेंट देंगे, सैलरी जो है ना अट्रैक्टिव दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, ये लोगों को अपनी ओर पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप लोग मेरा साथ दो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो उस वक्त का बिजनेस क्लास है उसको कह रहे हैं कि जो हम आप लोगों को जितने भी बादशाही रिजिम अगर आ गई, मतलब मुगलों की रिजिम आ गई, तो आप लोगों को गवर्नमेंट स्टीम वेसल्स और स्टीम कैरेजेस इन सब में तमाम में उपयोग के लिए, यूज के लिए ये सभी देंगे, या इसमें कम पैसा आपको चार्ज करेंगे, और हर इंपॉर्टेंट मर्चेंडाइज जो आपका होगा इसमें आप इनके थ्रू इनको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो बेसिकली दोस्तों, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को इस तरह से बस याद रखिए 2-3 चीजों के लिए कि भाई इसके थ्रू ये प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, किस न्यूज़पेपर में छपा, किसके नाम पे छपा, यही 2-3 चीज हमको अपने एग्जाम के लिए याद करना है। दोस्तों अगला 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। मैं आपको 2 सवाल भी दिखाऊंगा कि किस तरह के सवाल उस पे आ सकते हैं। अगले 2 स्लाइड में दोस्तों देखिए बेसिकली ये है कि जगह, इंपॉर्टेंट लीडर, और वहां पे ब्रिटिश की तरफ से कौन थे। तो इसको याद रखिए। जैसे दोस्तों अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमने बात किया ना कि बहादुर शाह जफर जो यहां पे मुगलिया शासक है मुगलिया शासक है बहादुर शाह जफर, उनको सिंबॉलिक हेड बना दिया गया है। और मैंने कहा ना बख्त खान ये अपने आप को कमांडर इन चीफ घोषित कर चुके हैं, ये मेरठ से आए थे। तो ये लोग दिल्ली में इंपॉर्टेंट लीडर हैं। वहीं पे आप देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। ये वाजिद अली शाह की दोस्तों वाइफ हैं, और यहां पर ये अपने 11 साल के बेटे बिरजिस कदर के नाम पर इस लड़ाई को लड़ रही हैं, क्योंकि भाई आपने देखा कि इनकॉम्पिटेंस के आधार पे इनसे इनका गवर्नमेंट छीन लिया गया है, तो ये अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। एक और मौलवी अहमदुल्ला शाह भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कानपुर में आप देख सकते हैं दोस्तों नाना साहब, जो लास्ट पेशवा आपने कल पढ़ा था, 3rd एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया और पेशवा को बिठूर भेज दिया गया कानपुर के नजदीक। ये लास्ट पेशवा के एडॉप्टेड सन हैं, मतलब बाजीराव 2 जो थे उनके एडॉप्टेड बेटे हैं, और इनको पेंशन रोक दिया गया, तो ये इसमें शामिल हो गए। राव साहब हैं, तांत्या तोपे दोस्तों ये नाना साहब के अकाउंटेंट हैं, और इनका नाम पांडुरंग था, इनका ओरिजिनल नाम याद रख सकते हैं। और इनको याद रखिएगा कि आगे चलकर इनके एक दोस्त मान सिंह ने धोखा दे दिया था, इनका नाम याद रखिए, मान सिंह ने धोखा देकर इन्हें अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट करवा दिया था। और अजीमुल्लाह खान नाम कट रहा है आपके यहां पर, लेकिन आप देख सकते हैं अपने पीडीएफ में। इसके अलावा दोस्तों देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन थे, कुछ नाम आप देखिए। इसमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर कॉलिन कैम्बल। ये भाई साहब जो हैं इस पूरे आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हेनरी लॉरेंस का नाम याद रख सकते हैं, आप जॉन निकलसन का नाम याद रख सकते हैं। तो ये याद रखिए कि भाई दिल्ली में निकलसन थे, लखनऊ में कॉलिन कैम्बल हैं, कानपुर में ह्यूज व्हीलर का भी नाम याद रख सकते हैं, कॉलिन कैम्बल का भी नाम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, इन 2 स्लाइड को आपको रटना होगा, इसको याद रखिए। सवाल मैं अभी जस्ट दिखाने वाला हूं, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, ये भाई साहब। आप लोगों ने वो पोयम सुना होगा दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और इस पूरे पोयम में इनका भी नाम आता है। इनफैक्ट कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने कहा था कि इस युद्ध में झांसी की रानी को हराने के बाद कि भाई ये एक ऐसी वीर महिला थी या वीरांगना थी जो बहुत बेहतर तरीके से या बहुत बहादुरी से इस पूरे बैटलफील्ड में साहस का साथ उन्होंने हमारा सामना किया। इसके अलावा दोस्तों जगदीशपुर, ये आज के दिनों का आरा बिहार, ये यहां से आते हैं कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और बाबू अमर सिंह, बूढ़े हैं काफी, 77 साल के हैं बाबू कुंवर सिंह, और जमींदार थे, जमींदारी छिन गई थी इसलिए यहां पे विद्रोह का दामन मतलब झंडा उठा लिया और बहुत बेहतरीन से लड़ाई लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त किए।
इसके अलावा दोस्तों फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, बागपत में शाहमल, बरेली में खान बहादुर खान, पटना में मौलवी पीर अली। तो ये कुछ नाम हैं, इसको आपको दोस्तों अपने एग्जाम के लिए रटना पड़ेगा। यहां पर मैं आपकी मदद ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सवाल दिखा के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, Which one of the following places did कुंवर सिंह, a prominent leader of revolt of 1857, belong to? कि कुंवर सिंह जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे इस 1857 की क्रांति के, ये कहां को बिलोंग करते थे? तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा बिहार में आरा से। इसके अलावा दोस्तों आप एक और सवाल देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन सी टेरिटरी 1857 के वक्त इफेक्ट नहीं हुई? तो हमने देखा झांसी हुई, जगदीशपुर हुई, लखनऊ हुई, चित्तौड़ नहीं हुई। तो इस तरह का उल्टा या सीधा जो भी तरह का सवाल अगर आपको आ जाए दोस्तों, तो इसको आप बता सकते हैं। दोस्तों इस तरह से दूसरा पार्ट जो था हमारे इस चैप्टर का वो हमने खत्म कर दिया है। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का दोस्तों रिजल्ट्स। यहां पे रिजल्ट्स में आप देखिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स दिया है, क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। डायरेक्ट जो दिख रहा है कि अब अंग्रेज कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, उन चेंजेस को हमको देखना है। डायरेक्ट रिजल्ट्स में क्या है दोस्तों कि सबसे पहला जो चेंज आता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी। अब क्लियरली हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, और मे भी एक ट्रेडिंग कंपनी भारत पे शासन करने के योग्य नहीं है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, उनके शासन को खत्म कर दिया गया, और अब शासन किसके हाथ में चला जाएगा? शासन, रूल चला जाएगा क्वीन के हाथों में। जो क्वीन विक्टोरिया है उस वक्त, अब वो शासन करेंगी भारत पर, और इसके लिए कुछ बदलाव लाए गए। पार्लियामेंट ने कानून पास किया, जो ब्रिटेन का उस वक्त का पार्लियामेंट था दोस्तों, उसने एक कानून देखिए पारित किया है, और कानून के तहत उसने क्या कहा कि ये जितनी भी चीजें थी जो इंडियन गवर्नमेंट का उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो अब ब्रिटिश क्राउन, आप देख सकते हैं क्राउन का मतलब ताज, ब्रिटेन के ताज के पास चला गया। ताजपोशी उस वक्त किसकी है? क्वीन विक्टोरिया की। दोस्तों इस कानून को कहते हैं एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसके तहत दोस्तों क्वीन विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 को भारत की शासक बन गई, जिनको कहेंगे, सॉरी आप देख सकते हैं यहां पे, इन्होंने एज्यूम कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को लेकर। यहां पे दोस्तों एक चीज देखिए, 1858, 1 नवंबर 1858 मेंशन्ड है। तो यहीं पे मैं आपको समझा दूं कि ये जो क्रांति हमारी हुई बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 1 से सवा साल के अंदर ये हर जगह इसको क्रश कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। और इसको आप समझ सकते हैं कि इस फेलियर, क्योंकि हम फेल कर गए, हम जीत नहीं पाए, इस फेलियर के कुछ कारण थे। जैसे एक कहा जाए तो हम बहादुर शाह जफर का चुनाव ही गलत था। एक बूढ़ा आदमी 80 साल से ज्यादा का उम्र दराज व्यक्ति शायद सही चॉइस नहीं थी। दूसरी गलती ये थी दोस्तों कि एक साइड अंग्रेज हैं जिनके पास सबसे बेहतरीन आर्म्स एंड एम्युनिशन है, जिनके कमांडर्स इतने सारे लड़ाई लड़के पूरे देश भर में या पूरे दुनिया भर में हैं। दूसरे साइड भारतीय हैं जिनके पास एकदम प्रिमिटिव, एकदम ओल्ड वेपन्स हैं, ओल्ड हथियार हैं, और इनके कमांडर्स भी उतने बेहतर नहीं हैं। साथ में दोस्तों कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अंग्रेज ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटेड थे। इसमें मदद किया उनको टेक्नोलॉजी ने, जैसे टेलीग्राफ, वो तुरंत बता सकते थे टेलीग्राफ से कि भाई कहां पे क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। भारतीयों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो इन सब कारणों से दोस्तों हम हार तो गए, और विद इन 1 से 1.5 साल, जैसे मई में हमने बोला ना मोटा मोटी, या मार्च अगर ले लीजिएगा कि अगर मंगल पांडे के दिन से आप शुरू करें तो मार्च से ये शुरू हुआ, और नेक्स्ट ईयर लमसम जून जुलाई तक ये ऑलमोस्ट पूरे देश में इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया गया। दोस्तों यहीं पे कुछ पॉलिसीज में जो बदलाव हुए, मैंने पहले ही कहा ना आपको, ये मैं पहले भी जब शुरुआत किया था चैप्टर, मैंने कहा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बनते हैं। तो इससे पहले दोस्तों सिर्फ गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो भी थे, जैसे डलहौजी हो गए, बेंटिक हो गए, ये तमाम लोग गवर्नर जनरल्स थे। लेकिन कैनिंग के बाद हर कोई गवर्नर जनरल भी है और वाइसरॉय भी है। इसको समझिए दोस्तों। अब क्या है, एक ही व्यक्ति वाइसरॉय भी है और गवर्नर जनरल भी है। ऐसा क्यों?
ये नया पोस्ट वाइसरॉय का क्यों क्रिएट किया गया, तो इसको समझिए दोस्तों, ये क्वीन अब यहां पर जो इनकी बॉस है क्वीन, ये भारत की बॉस बनी फिरी हुई है। अब हर चीज के लिए ये तो भारत आ नहीं सकती, तो जब भी कोई एग्जीक्यूटिव काम होगा, मतलब मान लीजिए कहीं फीता काटना है, कहीं इनॉग्रेशन करना है, क्वीन नहीं आ सकती, तो वाइसरॉय क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर रहेंगे। तो मतलब मान लीजिए अगर कैनिंग है तो कैनिंग वहां पे जाएंगे एज अ वाइसरॉय, क्राउन के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। और मान लीजिए कोई लेजिस्लेटिव काम करना है, कोई नियम कानून पारित कराना है, तो उस वक्त ये एज अ गवर्नर जनरल फंक्शन करेंगे। एज अ गवर्नर जनरल ये उस वक्त यहां पर जाएंगे। तो दोस्तों यहां पे एक अंतर क्या आ रहा है कि अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहे हैं तो वो गवर्नर जनरल है, अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहे हैं तो वो वाइसरॉय हो गए। तो ये कानून, ये डिफरेंस है इन दोनों पोस्ट में या नाम में। दोस्तों यहीं पे कुछ 4 पॉइंट और बता देता हूं। विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन भी लिया है, और प्रोक्लेमेशन मतलब एक घोषणा की है कि भाई हम आगे से अब कोई स्टेट नहीं एनेक्स करेंगे, क्योंकि आपने देखा झांसी या कोई भी ये सब क्यों 1857 की क्रांति में शामिल हो गए, क्योंकि इनके स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया था, अपने में मिला लिया गया था। तो ब्रिटेन ने साफ कह दिया हम आगे में ये नहीं करेंगे, साफ कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे आपके रिलीजन में इंटरफेयर। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों का कहना है कि भाई ठीक है, आपको अगर रहना है बारबरिक तौर पे पुराने तरीके से तो रहिए, हमको क्या मतलब आपसे, हम सती जैसा कानून रहने देंगे, सती को नहीं खत्म करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, या आगे चलकर अगर आपको लगता है चाइल्ड मैरिज होना चाहिए तो होने दीजिए, हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो हम बेसिकली आपके धार्मिक चीजों में इंटरफेरेंस बंद कर देंगे। साफ कह रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है फोर्स के तहत, वो भी हम नहीं होने देंगे, हम फोर्स नहीं लगाएंगे, कन्वर्जन होगा, फोर्स नहीं लगाएंगे। और आखिर में दोस्तों कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आर्मी सर्विस में। लेकिन आप देखोगे कि ये डिस्क्रिमिनेट करते रहे, ये आगे भी चलकर भारतीयों को ऊंचा पद नहीं देते हैं। तो ये दोस्तों तमाम बातें थी जो हमको यहां पे याद रखनी थी। एक चीज याद रखिएगा कि क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी, क्वीन विक्टोरिया भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले चुकी हैं, लेकिन इनकी ताजपोशी आगे चलकर 1876 में होती है, जब इनका इंप्रेस ऑफ इंडिया, इनका कोरोनेशन, इनकी ताजपोशी यहां पे भारत में एक इवेंट होगा जिसको हम कहते हैं दिल्ली दरबार। उस इवेंट के दौरान दोस्तों, दिल्ली दरबार के दौरान इनकी ताजपोशी होगी। तो इसको याद रखिए। लास्ट में दोस्तों ये कुछ आप और अगर देखना चाहें तो याद रखिए, जो क्योंकि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, तो उनके जो नियम कानून थे वो भी खत्म हो गए। तो पहले क्या होता था, कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता थे, इसको अब खत्म कर दिया गया और अब नया पोस्ट क्रिएट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जिनको मदद के लिए 15 सदस्य हैं। यहां पे याद रखिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पोस्ट है वो 1857 की क्रांति के बाद क्रिएट होता है। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। एक सेकेंड, तो याद रखिए दोस्तों कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला जो एक पोजीशन है ये 1857 की क्रांति के बाद बनता है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है बेसिकली ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, तो ये पार्लियामेंट के भी मेंबर हो गए। तो बेसिकली इससे ये दिख रहा है कि मोटा मोटी तौर पे अब भारत के ऊपर कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का। और ये देखिए, ये मेंबर है कैबिनेट के और रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की किसके प्रति आ गई, पार्लियामेंट। और इनके ऑफिस का नाम क्या है दोस्तों, इंडिया ऑफिस। तो इसको याद रखिए दोस्तों कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को इंडिया ऑफिस कहा जाता था, लंदन से ये ऑपरेट करते थे। और ये भाई साहब जो हैं ये आ गए हैं 1857 की क्रांति के बाद, इसके पहले ये नहीं थे। इसके पहले 1857 की क्रांति के पहले यहां पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तौर तरीके से ये रूल किया जा रहा था। दोस्तों एक सवाल देख लीजिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, with reference to the revolt of year 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to death by the British? किसको उसके दोस्त ने गद्दारी से ब्रिटेन के द्वारा अरेस्ट करवाकर फांसी की सजा दिलवा दी? दोस्तों तांत्या तोपे, पांडुरंग तोपे जो हमारे बहुत बड़े 1857 रिवोल्ट के वन ऑफ द बेस्ट जिसको कहेंगे लीडर्स हैं, उनमें से एक थे, और ये नाना साहब के साथ थे।
आगे चल के रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और बाद में इनके दोस्त मान सिंह ने इन्हें धोखे से पकड़वा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से 1857 की क्रांति को हमने खत्म कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक मैं ये दिखा रहा हूं, इसमें मुझे पढ़ाना कम है, मैं आपको दिखा रहा हूं ट्राइबल रिवोल्ट्स। दोस्तों कई बार हमसे ये ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं और इसमें पढ़ाना कम है, आपको मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको रटना क्या है। ये कुछ चीजें आपको रटनी है। जैसे देखिए, अगर ट्राइबल, मैं इनको रिवोल्ट्स को दो ढंग से बांट के पढ़ा रहा हूं, मेनलैंड और फ्रंटियर। मेनलैंड मतलब देश के अंदर वाले जो रिवोल्ट्स हुए, और फ्रंटियर जो कि फ्रंट मतलब बॉर्डर्स पे जो खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो रिवोल्ट्स हुए उनके बारे में। तो जैसे दोस्तों अगर कब के डेट में पूछ दे कि भाई पहाड़िया रिबेलियन ये कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा कि राजमहल के हिल्स में हुआ, झारखंड में ये हिल्स है, वहां पर हुआ। और कारण क्या था कि ब्रिटिश जो है इनके जमीन को हथियाना चाह रहे थे। वहीं पर अगर देखिए चुआर अपराइजिंग कहां पर हुआ, मिदनापुर और बांकुरा, अगेन ये वेस्ट बंगाल का एरिया है दोस्तों। और यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो ब्रिटेन का इकोनॉमिक पॉलिसीज था इसके कारण लोगों की स्थिति बड़ी जर्जर हो गई थी। तो दोस्तों यहां पर हमसे सवाल क्या पूछ सकता है, हमसे सवाल यह पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रिबेलियन राजमहल हिल्स में हुआ, या यह सवाल पूछ सकता है कि पहाड़िया रिबेलियन इनमें से किस जगह पे हुआ। तो आपको यह याद रखना है, आपको यह याद रखना है। देखिए मेरे हिसाब से साल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा साल, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं। मतलब अगर आप देखें ब्रिटेन के कम से कम अंत के 170 साल में कुल 70 के अराउंड ट्राइबल या अलग अलग रिवोल्ट्स हुए। तो बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर रिबेलियन को याद रख सके। तो इतना बस याद रखिए कारण, मूवमेंट का नाम, किस एरिया में ये हुआ। जैसे अगर मान लीजिए चुआर अपराइजिंग के बारे में कुछ और बताना है, जैसे मैंने पहले भी आपको पता है ना, आप अपना वो कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर 1, रिवोल्ट का नाम, मान लीजिए चुआर, प्लेस जहां पे हुआ, और लास्ट में एनी स्पेशल फैक्ट, कोई भी खास बात। जैसे अब चुआर अपराइजिंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो किसने किया इसको, चुआर एबोरिजिनल्स जो कि चुआर ट्राइबल लोग हैं उन्होंने किया। और किस लिए किया भाई, इकोनॉमिक कारण, जिसको मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया। दोस्तों यहां बहुत बार इनके लीडर्स का नाम पूछ दिया जाता है कि भाई इस अपराइजिंग के जो लीडर थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया उनका नाम क्या था, तो दुर्जन सिंह है इनका नाम, तो आप ये नाम याद रख सकते हो। और लास्ट में दोस्तों अगर कुछ खास बात की जाए तो दोस्तों क्या है ना, ये चुआर वर्ड जो है ना डेरोगेटरी वर्ड है, ये एक इंसल्टिंग वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग हो जाता है पिग। तो इसलिए अब कई लोग चुआर अपराइजिंग को बेसिकली कहते हैं दिस इज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महल। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महल, जंगल महल अगेन दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है आपके आज के बंगाल में। पहले माओइस्ट और नक्सलाइट्स का एक बहुत हॉटबेड हुआ करता था, अब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है उनके डोमिनेशन को इस एरिया में। तो दोस्तों हमको, मैंने कहा ना कि क्या याद रखना है, तो इस तरीके से चुआर अपराइजिंग के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैंने कहा कोल अपराइजिंग कहां पे हुआ, याद रखिए छोटा नागपुर। अधिकांश समय आप देखेंगे कि यह जमीन से जुड़ी हुई कुछ कारण से हो रहा है या रेवेन्यू सेटलमेंट से। एक और आप देखिए खारवार रिबेलियन कहां पे हुआ, तो भाई बिहार में हुआ। तो अगर आप देखिए यहां पर कोल अपराइजिंग, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया ना, कोल अपराइजिंग 1831, तो क्या कोल अपराइजिंग के बारे में कुछ खास बात देखना चाहेंगे, तो भाई लीडर का नाम देखिए बूदो भगत, और बाकी वही समान बातें हैं। तो हमको 3 ही 4 चीज याद रखना है दोस्तों, रिबेलियन का नाम, जगह, लीडर का नाम अगर अवेलेबल है तो लीडर का नाम, और कारण अगर याद रख सकते हैं तो कारण को भी याद रखिए, क्योंकि यही इससे ज्यादा सवाल हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, यही मैक्सिमम सवाल आ सकता है। इस चीज को याद रखिए कि अपराइजिंग, साल मत याद रखिए, मैं अगेन बोल रहा हूं, और इसका कारण यह है कि साल याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कितने का साल याद कीजिएगा, 1 2 हो तो याद रख सके, यहां पे हमें 20 25 30 याद रखना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप याद रखिए, अदरवाइज दोस्तों इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला दोस्तों अगर आप
पांचवा छठा देखिए तो देखिए संथाल रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सारे रिबेलियंस में ये और एक और मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कहां होता है? झारखंड में। क्यों होता है? क्योंकि जमींदार के खिलाफ होता है। मैं इनके लीडर्स का नाम अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। वहीं पे नाइकाडा मूवमेंट कहां होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात। और यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपरेसिव प्रैक्टिस जो है, मतलब जो खराब तौर तरीके हैं या नीतियां हैं अंग्रेजों की और कास्ट हिंदू मतलब अपर कास्ट हिंदूज, उसके खिलाफ ये यहां पे हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों संथाल रिबेलियन, लीडर का नाम क्या है? सिद्धू और कान्हू मुर्मू। याद रखिए दोस्तों ये दो लीडर्स हैं, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। और यहां पे आपसे यही पूछेगा कि भाई संथाल रिबेलियन में इनमें से कौन लीडर थे, तो इसको याद रखिए। इससे ज्यादा मैं एक दो चीज और आपको दिखा सकता हूं, लेकिन दोस्तों याद आपसे कभी और कुछ नहीं पूछेगा। अल्टीमेटली हर रिबेलियन का एक मोटा मोटी यही होगा कि जो लीडर्स होंगे उन्हें मार दिया जाएगा, जो ये मूवमेंट्स हैं उनको क्रश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है? लीडर कौन है, किस एरिया में? देखिए छोटा नागपुर, आज का झारखंड का जो प्लाट्यू बेल्ट है, जो बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो ये पठारी इलाका था। उसी का जो छोटा नागपुर प्लाट्यू का है, उसमें राजमहल जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, और भागलपुर जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों इन दोनों एरियाज के बीच में ये पूरा आपका रिवोल्ट हुआ और ये पूरा रिबेलियन यहां पर होता है। और अधिकांश समय यही होगा कि ये लोग नाखुश होंगे, मनी लेंडर्स थे, जो बाहरी लोग जो देश में आ गए, इनके एरियाज में आ गए थे, जिनको ये दिक्कू कहते हैं, उनके खिलाफ ये रिबेलियन कर रहे होंगे। सातवां आठवां आप देख सकते हैं दोस्तों, हो मुंडा। हो के लीडर राजा प्रहत, कहां पर? सिंहभूम, छोटा नागपुर एरिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुंडा अपराइजिंग, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। लीडर है भगवान बिरसा मुंडा। दोस्तों रांची में आज आपका एयरपोर्ट भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ट्राइबल इलाकों में, ट्राइबल क्षेत्र के जो हमारे भाई हैं वो इनको भगवान के तौर पे देखते हैं, एक मसीहा फिगर के तौर पे देखा जाता है दोस्तों। और उस वक्त इन्होंने मुंडा रिवोल्ट किया, मुंडा अपराइजिंग किया झारखंड के एरियाज में। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कोंद अपराइजिंग कहां पे हो रहा है? हिली एरिया जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल, उस पूरे पूर्वी क्षेत्र में। और इसके लीडर का नाम याद रखिए, चक्रा बिसोई। इसी तरीके से दोस्तों खोंडा दोरा कैंपेन, ये विशाखापट्टनम के क्षेत्र में हो रहा है, उस एरियाज में हो रहा है। दोस्तों यहां से मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, इसको आपको थोड़ा रटना है क्योंकि सेम चीज है, अधिकांश में वही कारण आएगा। फिर आप देखिए दोस्तों भील रिवोल्ट्स, भील बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है हमारे देश के, वेस्टर्न घाट्स में हो रहा है। और ये चाहते हैं कि यहां पर एक भील राज की स्थापना हो, भील गवर्नमेंट की स्थापना हो इन एरियाज में। इसके अलावा देखिए भुयन एंड जुआंग रिबेलियन कहां हो रहा है? क्योंझार जो कि ओडिशा में है। और फिर से यहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद यहां पर ब्रिटेन के जो लोग हैं अपने एक पिट्ठू प्रोटीजी को यहां पे बैठाना चाहते थे, तो उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट हुआ। कोयार रिवोल्ट्स आप देखिए ईस्टर्न गोदावरी रीजन आंध्रा में, यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? मनी लेंडर्स पुलिस के खिलाफ, यहां जो उनका ऑपरेशन है उसके खिलाफ यहां पे लोग रिवोल्ट करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों बस्तर का रिवोल्ट देखिए, जगदलपुर, ये आज का आपका छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया। उसी तरह ताना भगत मूवमेंट, ये छोटा नागपुर का एरिया हो गया। और रंपा रिवोल्ट ये हो गया आंध्र प्रदेश के इलाकों में। दोस्तों याद रखिए ये जो 8-9 स्लाइड मैंने दिखाए और 3-4 और दिखाऊंगा, इसका सवाल आपको कैसे, मैंने एक तो आपको बताया कि ये पूछ सकते हैं कि भाई ये किस क्षेत्र में मुंडा रिबेलियन कहां हुआ, या इस क्षेत्र में कौन सा रिबेलियन हुआ, या कभी ऐसे भी तो सवाल पूछ सकता है कि ये 4 आपको दे दे इस साइड रिवोल्ट और 4 आपको दे दे इस साइड स्टेट। तो यहां पर अभी हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात की, तो जैसे बिरसा मुंडा एक हमने बात की, अभी जस्ट आपने देखा दोस्तों ये बिरसा मुंडा यहां पे, सॉरी यहां बिहार नहीं झारखंड हो जाएगा अब, ये पहले जब क्वेश्चन आया था तब बिहार था। तो दोस्तों ये D2 है, मतलब D2 है, बाकी आपको खोजना है। बाकी 3 अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दूं, मोपला केरला से था, पबना बंगाल से था, एका अवध से था। तो A का 1 मतलब A इज दी आंसर। तो फिलहाल के लिए इतना आप याद रखिए,
लेकिन आगे चलकर देखिएगा दोस्तों, हम लोग ये जब हम पढ़ेंगे पीजेंट रिवोल्ट्स, ये सारे पबना, मोपला, एका हम लोग पीजेंट में पढ़ेंगे। आज हम लोग अभी ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये आप आगे में ये देखेंगे। तो इस तरीके से भी आपको मिक्स एंड मैच करके सारे रिवोल्ट्स दे सकते हैं और आपसे बोल सकते हैं कि इनको भाई मैच करिए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अभी आपको फ्रंटियर ट्राइबल्स नहीं बताया, अभी जो मैंने बताया वो सारे आपके मेनलैंड ट्राइबल्स वाले थे। मेनलैंड में मतलब देश के जो इंटीरियर्स में जो रिवोल्ट्स हुए। मेनलैंड ट्राइबल्स की अगर फ्रंटियर ट्राइबल्स की बात की जाए, फ्रंट मतलब बाउंड्री, सरहद वाले जो आपके ये हो गए रिवोल्ट्स हुए, अगर उनकी बात करें दोस्तों तो देखिए अहोम का रिवोल्ट, अहोम पुराना असम, तो असम को अहोम भी कहा जाता था, अहोम प्रदेश कहा जाता था दोस्तों। तो असम में यहां पे हुआ क्योंकि कंपनी के खिलाफ, कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ प्रोमिसेस किए थे उनको, और उन प्रोमिसेस पे वो बाद में खड़े नहीं उतर रहे थे, तो यहां पर ये रिवोल्ट किया गया। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे खासी रिवोल्ट दोस्तों, मेघालय जो स्टेट है उसमें 3 आपको हिल हैं, ये है गारो, बीच वाला है खासी और लास्ट वाला है जैंतिया। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया। इसमें बीच वाले हिल्स के जो लोग हैं, खासी रिवोल्ट उन्होंने किया। देख सकते हैं हिली रीजन बिटवीन जैंतिया एंड गारो हिल्स। लीडर का नाम है तीरथ सिंह, और इन्होंने क्योंकि इस एरियाज को ऑक्युपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने, इसके खिलाफ ये रिवोल्ट कर रहे हैं। इसी तरह सिंगपो रिबेलियन कहां पे हो रहा है दोस्तों? असम में। किस चीज के खिलाफ हो रहा है? ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो रहा है। इसके अलावा कुकीज दोस्तों, ये मणिपुर के एक बहुत मेजर ट्राइब है कुकीज, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त, विश्व युद्ध 1 के समय मणिपुर में ये ब्रिटिश के खिलाफ ये यहां पर एक रिवोल्ट कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यहां से लोगों को अपने वॉर के लिए भर्ती करने की, उसके खिलाफ ये यहां पे रिबेलियन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए त्रिपुरा में रिबेलियन हुआ। त्रिपुरा के रिबेलियन क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हाउस रेट जो था, हाउस टैक्स का जो रेट था उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ज़ेलियांग्रोंग मूवमेंट है, कहां पर हुआ दोस्तों? मणिपुर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुकी जो वायलेंस हुआ था, जो आपको जस्ट पिछले स्लाइड में कुकी रिवोल्ट मैंने दिखाया, उसमें ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये लोग यहां पर रिवोल्ट कर रहे हैं। और आखिरी स्लाइड दोस्तों, नागा मूवमेंट जो मणिपुर में हुआ, और हेराका कल्ट का मूवमेंट, ये याद रखिए रानी गेदलियू, इनको बाद में जवाहरलाल नेहरू ने रानी का टाइटल दिया और इनका नाम पड़ा रानी गेदलियू। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे भी। तो दोस्तों याद रखिए कि जो पिछला 10-12 स्लाइड मैंने दिखाया, मैंने पढ़ाया कम है, मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं और मैंने आपको समझाया है कि सवाल कैसे आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, सवाल 3 ही 4 तरह का आएगा। एक, आपसे बोल सकते हैं मैच द फॉलोइंग, जहां आपको 3-4 दे दे और मैचिंग करवा दें। दूसरा, आपको सीधा पूछे कि भाई ये जो रिवोल्ट है इनमें से कौन से जगह पर हुआ, तो नीचे आपको ऑप्शन दे दे कि भाई जगह बताइए। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस जगह इनमें से कौन सा रिवोल्ट हुआ, तो 4 रिवोल्ट का नाम देकर जगह के आधार पर सवाल पूछ दे। चौथा सवाल आपसे यह पूछ सकते हैं, बहुत भारी है लेकिन कभी साल पे भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर साल पे पूछेंगे तो मेरे उम्मीद से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक वो भी सवाल बन सकता है कि भाई किस साल ये रिवोल्ट हुआ। और 5वां सवाल जो आखिरी टाइप का यहां पे सवाल हो सकता है, वो हो सकता है इनके लीडर या कारण पे, कि भाई इस रिवोल्ट के लीडर कौन थे या इस रिवोल्ट का कारण क्या था। तो दोस्तों इससे ज्यादा इस चैप्टर के लिए हमें जरूरत नहीं है। इतना जो हमने किया ये मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। इससे आप पढ़िए 1857 और ट्राइबल रिवोल्ट्स के सारे क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस आपके यहां से सॉर्ट हो जाएंगे, संभल जाएंगे, निकल जाएंगे। दोस्तों कल आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, याद रखें आपसे शेड्यूल शेयर्ड है, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों के शेड्यूल में फ्राइडे इकोनॉमिक्स है और सैटरडे आपका करंट अफेयर्स रिकैप है। महीने महीने का करंट अफेयर्स हम लोग रिकैप करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और मंडे से हम लोग एक और नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि है ज्योग्राफी। हिस्ट्री के साथ मैं फिर आपके साथ वापस जुड़ूंगा कुछ दिनों के बाद। यहां से अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर भी मूव करेंगे। तमाम क्षेत्र, तब तक आप हिस्ट्री को ट्राइबल रिवोल्ट्स तक करके रखें। और मैंने एक स्लाइड और आपको अगले क्लास के भी स्लाइड इसी में दे दिए हैं, जहां हम लोग अगले क्लास में इकोनॉमिक हिस्ट्री की चर्चा करेंगे।
दोस्तों इस क्लास से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से 1857 की क्रांति या 1857 का रिवोल्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है दोस्तों हमारे क्लासेस का। तो इस क्लास के लिए इतना ही कुछ। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आपका चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप बाय बायजूस, और अपने दोस्तों को बताइए। और दोस्तों मेहनत कीजिए, हमारे साइट से आपको 100% मिलेगा। आप अपना दीजिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हम उम्मीद करते हैं आप उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त रोहित अब अलविदा कहता है। गुड बाय, थैंक यू।